अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज और मैं हूं लुकमान अली। 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है और आज पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलेगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ रावलपिंडी में। यह पहला T20 मैच है। इसी मैच पर बात करेंगे। अबू बकर बिन तलत हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर, बताइएगा कि इस मैच के हवाले से पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या बन रही है? देखिए लुकमान, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे मदऊ किया। प्लेइंग 11 बड़ी ट्रिकी रही। इससे पहले हमने देखा कि आखिरी 5 सीरीज, जिसमें एशिया कप को भी अगर इंक्लूड कर दिया जाए, तो पाकिस्तान का एक बिल्कुल ही डिफरेंट पैटर्न नजर आया कि हमारी जो नेचुरल गेम थी उस पे हमने शिफ्ट कर दिया कि हार्ड हिटिंग की तरफ हम चले गए। एट टाइम्स वो एक दो मैचेस में उसने पे ऑफ भी किया, लेकिन ज्यादातर ऐसा लगा कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन स्ट्रगल कर जाती है, क्योंकि बॉल को मेरिट के ऊपर खेलने के बजाय पहले से प्रिपरेशंस करके आते हैं कि हमने चौका या छक्का लगाना है। ऐसे में बहुत ज्यादा पाकिस्तान की टीम जो है कोलैप्स भी उसका नजर आया। तो एक शिफ्ट नजर आया हमें जब उन्होंने फखर जमान की जगह बाबर आजम को रिप्लेस किया, और जब प्लेइंग 11 के हवाले से कप्तान से भी कोच से भी जब क्वेश्चंस किए गए, तो दोनों की बातों में थोड़ा सा डिफरेंस नजर आया। कोच ने तो बताया कि फखर जमान को बाबर आजम ने रिप्लेस किया, और बाबर को हमने कम्युनिकेट कर दिया है कि हमारी टीम का जो पैटर्न है खेलने का वो हार्ड हिटिंग है, आपने नंबर 1 पे आना है और जल्दी खेलना है। जबकि जब कप्तान से ये बात की गई तो उन्होंने कहा जी हमने थोड़ा फील किया आखिरी 5 सीरीज में टीम को थोड़ा सा एंकर रोल की जरूरत थी। तो ऐसे में बाबर आजम आइडियली, जो उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने बेताशा रन भी किए हुए, तो वो बहुत आइडियल कैंडिडेट थे कि एंकर का रोल हमारे लिए प्ले करते। तो आप देख सकेंगे कि साहिबजादा फरहान के साथ साइम अयूब जो है वो ओपनिंग स्लॉट के लिए फेवरेट है। 1 डाउन में आप देखेंगे बाबर आजम को उस्मान खान, चूंकि एक स्टॉपर विकेट कीपर के तौर पे उन्होंने स्क्वाड का हिस्सा बनाया, तो उसके बाद आप उस्मान खान को देख सकते हैं। तो और विकेट उसके कीपिंग बाद आज उस्मान खान से ही करवाई जाएगी या साहबजादा फरहान से करवाई जाएगी? नहीं, उस्मान खान से कीपिंग कराई जाएगी। और उस्मान खान को जो रखने का मकसद था वो शायद कीपिंग से ज्यादा उनकी बैटिंग थी, और ये टीम एक्सपेक्ट कर रही है कि ये जो लोकल प्लेइंग कंडीशंस है इससे मिलती जुलती होंगी श्रीलंका में भी। तो अगर हम टारगेट करते हैं T20 वर्ल्ड कप को और उस्मान खान को दोबारा मौका देते हैं, क्योंकि इससे पहले भी एक लंबे पैटर्न ऑफ मैचेस के लिए उस्मान खान को मौका दिया गया था, तो इसी वजह से उनको लाया गया है कि कीपिंग से ज्यादा बैटिंग पे जो है ना वो फोकस रखा जाएगा। तो वो 2 डाउन पे उस्मान खान एक्सपेक्ट कर सकते हैं सलमान अली आगा से पहले। ये तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप होगी। सही है। बैटिंग की अगर मजीद बात की जाए तो आपके ख्याल में बाबर आजम के वापस आने से पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप अब मजबूत हो जाएगी? लुकमान, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से इसका आंसर सिर्फ बाबर आजम के पास है। हमने देखा कि बाबर आजम की जब एक जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेज रही, पर्टिकुलरली 2022-23 की बात अगर की जाए, तो बाबर आजम वाज इन फिनोमिनल फॉर्म। लेकिन अगर हमने रिसेंट पास्ट में देखा कि बाबर आजम ने जब थोड़ा सा स्ट्रगल किया, तो उसके बाद जो प्रेशर मैचेस आए, बिग मोमेंट्स आए, और जहां पर बाबर आजम से एक्सपेक्टेशंस बढ़ी, क्योंकि उन्होंने ऐसा मेरिट सेट कर दिया था कि बाबर आजम बैक टू बैक जो है 50+ रन जो है किए जा रहे थे। तो ऐसे में बाबर आजम की वो परफॉर्मेंसेज मिस होती चली जा रही हैं। अगर आप टेस्ट मैचेस की भी अगर बात करें, सिर्फ एक जो प्रोमिनेंट फिगर है वो 50 उन्होंने जो बनाई, उसके अलावा बाकी इतनी खातिर ख्वाह जो है वो रन ना बना सके। और इससे भी ज्यादा जो कंसर्न बात है, जो हमारे एक्स प्लेयर्स से या जो क्रिकेट को समझते हैं उनसे जब डिस्कशन होती है, कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। बाबर आजम 20-25-30 रन बनाते हैं, बॉल को मिडिल करते हैं, और जब बाबर आजम के कैलिबर का प्लेयर 25-30 बॉलें खेल के 20-25 रन बना चुका होता है, तो वहां से उसको कैरी ऑन करना चाहिए। लेकिन ऐसे में बाबर की जो विकेट है वो थ्रो हो जाती है। तो अब ये आंसर बाबर आजम ने करना है। लुकमान, बहुत ही की मोमेंट है। 1 डाउन पोजीशन पे अगर बाबर आजम को खिलाया जाता है T20s में, क्योंकि इससे पहले T20s में बाबर आजम की जो एक्सेप्टेंस थी वो रिजवान के साथ एज एन ओपनर थी। इस नए रोल में बाबर आजम अपने आप को किस तरह अडॉप्ट करते हैं, एक स्ट्रगलिंग फॉर्म के साथ, हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ, और साथ ही साथ ये जरूर देखें कि बाबर आजम इस सिचुएशन में इस मैनेजमेंट के साथ उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि अगर बाबर आजम यहां पर परफॉर्म नहीं करते, तो शायद ये भी पॉसिबिलिटी आपको नजर आए कि T20 स्क्वाड का हिस्सा बाबर आजम ना हो। सही है। ये बड़ी अहम बात करेंगे। अगर इसमें वो अच्छा परफॉर्म ना कर पाए तो आगे चलकर बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं बाबर आजम के लिए, और हम T20 के शायद दरवाजे उनके लिए बंद हो जाएं। दूसरी अगर हम बात करें पाकिस्तान के ऑलराउंडर पर, माइक हैसन काफ़ी ज़्यादा इन्हसार करते हैं अबू बकर, तो आज भी क्या इतलात हैं कि फ़हीम अशरफ और मोहम्मद नवाज़ दोनों ही होंगे या दोनों में से किसी एक को ड्रॉप किया जाएगा और किसी और प्लेयर को मौका दिया जाएगा?
देखिए, कप्तान तो मोहम्मद नवाज की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं और इसी तरह ऑन एंड हम्म। ऑफ माइक हसन भी मोहम्मद नवाज का जिक्र तो बहुत ज्यादा करते हैं। ये तो 100% कंफर्म है कि मोहम्मद नवाज विल बी द पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11। अब क्वेश्चन ये है कि आया हम्म। फहीम अशरफ जो है वो दोबारा स्क्वाड का हिस्सा प्लेइंग 11 में बनेंगे या नहीं बनेंगे। मेरे ख्याल से फहीम अशरफ भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे, क्योंकि फहीम अशरफ की रिसेंट पास्ट में स्पेशली एशिया कप में क्रंच मोमेंट्स में बैटिंग से ज्यादा जो बॉलिंग थी वो बहुत ही जबरदस्त उन्होंने डिलीवर किया। तो ये दोनों स्क्वाड का हिस्सा होंगे। और एज अ क्वेश्चन में जिस तरह आपने खुद कहा कि ये जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग से भी अगर आप उठा के देख लें तो ज्यादा रिलाय करती है इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट ऑलराउंडर्स के ऊपर, प्रोफेशनल बैटर और बॉलर्स के हट करके भी स्पेशलिस्ट बॉलर्स और बैटर्स की जगह वो ऑलराउंडर्स पे बहुत ज्यादा फोकियत देती है। तो वही एक हमें प्लानिंग की एग्जीक्यूशन इज अब नेशनल साइड पर भी अब हमें नजर आ रही है कि आप जब प्लेइंग 11 उठा करके देखते हैं तो आपको 2 से 3 रेगुलर ऑलराउंडर्स जो हैं वो स्क्वाड का हिस्सा नजर आते हैं। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, नवाज तो कंफर्म प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे और इसी तरह फहीम अशरफ के भी खेलने के चांसेस ज्यादा हैं। फहीम अशरफ के भी चांसेस ज़्यादा हैं। एक और अहम मामला है कि नसीम शाह की एक लंबे अरसे के बाद अबूबकर वापसी हुई है पाकिस्तान T20 स्क्वाड में। उनको ड्रॉप कर दिया गया हुआ था, तो वो वापस आए हैं कि उसी स्क्वाड के अंदर वसीम जूनियर भी मौजूद हों और उसी में नसीम शाह भी मौजूद हों। तो क्या लगता है कि रावलपिंडी की पिच को सामने रखते हुए पाकिस्तान शाहीन अफरीदी के साथ अगर दूसरा फास्ट बॉलर रखेगा तो नसीम शाह को लिया जाएगा, या फिर आपके ख्याल में वसीम जूनियर जो लंबे अरसे से मुसलसल टीम के साथ चल रहे हैं लेकिन उनको मौके नहीं दिए जा रहे, तो उनको कोई चांस मिल सकता है? लुकमान, मैं ये समझता हूँ कि शायद वसीम जूनियर का टाई जो है वो नसीम शाह से नहीं बल्कि फहीम अशरफ से है। इन ठीक है। दोनों में से किसी एक को खिलाना पड़ेगा। और बड़ी ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन हमें नजर आई जब हमने प्रैक्टिस सेशन को कवर किया कि नसीम शाह बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे और माइक हसन ने लिटरली उनको 30 से 35 मिनट बैटिंग के हवाले से कोचिंग की प्रैक्टिस करवाई। तो ये थोड़ा सा एक चेंज थी। लेकिन जो आपने वसीम जूनियर की बात की तो उन्होंने प्रॉपर बॉलिंग का सेशन किया, नेट्स में बॉलिंग की और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। तो इससे ये फीलिंग तो आ रही थी कि वसीम जूनियर जो है वो स्क्वाड का हिस्सा होंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वसीम जूनियर और फहीम अशरफ में टाई है और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फहीम अशरफ को अगर रेस्ट दिया जाता है तो उनकी जगह जो है वसीम जूनियर को खिलाया जाएगा। लेकिन नसीम शाह शाहीन शाह अफरीदी के साथ आपको रावलपिंडी की पिच में बॉलिंग कराते हुए जरूर दिखाई देंगे एटलीस्ट इस सीरीज में। अच्छा, रावलपिंडी पिच खासतौर पर टेस्ट सीरीज में तो हमने देखा कि यहाँ पर टेस्ट मैच स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही थी, तो T20 में आपको क्या लगता है कि पिच उसी तरह की तैयार की जाएगी या कोई बैटिंग ट्रैक तैयार किया जाएगा? अगर बैटिंग ट्रैक तैयार किया जाता है या फिर तो क्या पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के लिए बेहतर होगा ये? लुकमान, एक हाउसफुल क्राउड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले दिन टिकट सोल्ड आउट हो गए, तो ऐसे में अगर कोई इस तरह की पिच तैयार की जाती है जो हाई स्कोरिंग गेम की तरफ टीम्स को नहीं ले जा सकती तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी क्राउड को भी और हम सबको भी। और रावलपिंडी की पिच जैसा कि आपने कहा कि आइडियली पेस बॉलर्स के हवाले से बड़ी जानी मानी जाती थी, लेकिन आखिरी 2 एडिशन जो हमने पाकिस्तान सुपर लीग के देखे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम्स होती हैं। लेकिन ये साथ देखना भी बहुत जरूरी है कि इस महीने इस टाइम पे जो टाइम रखा गया है रावलपिंडी में मैच का, थोड़ी सी उस टाइम हल्की सी ठंड भी जरूर शुरू हो चुकी होती है और लेटर ऑन सेकंड इनिंग्स में जो ड्यू का फैक्टर है थोड़ा सा वो भी इन्वॉल्व जरूर हो जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि टॉस भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन बजाय जो पिच के हवाले से बात की जा रही है, जो प्लेयर से डिस्कशन हुई, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा मौका तो नहीं मिला कि प्लेस पिच को बहुत क्लोजली जाकर दिखा सके, इस वजह से मैं कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दे सकता। लेकिन जो हमारी क्यूरेटर से ऑफ द डिस्कशन हुई, ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने यही बताया कि एक अच्छा बैटर्स और बॉलर्स दोनों को सपोर्ट करने वाला पिच आपको दिखाई देगा। सही, आप कह रहे हैं कि बैटर और बॉलर को दोनों को सपोर्ट मिलेगी। तो अगर ऐसा है तो पाकिस्तान के पास 2 स्पिनर्स हैं। एक तो अबरार अहमद पहले से ही पाकिस्तान टीम के साथ चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो उस्मान तारिक को भी शामिल किया गया हुआ है। आपके ख्याल में इस होम सीरीज में आप नहीं समझते कि आगाज़ में ही उस्मान तारिक को चांस देना चाहिए ताकि आपके पास एक अच्छी ऑप्शन के तौर पर सामने आ जाएं, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझता हो कि शायद हम पहले मैचेस जीत लें और आखिरी मैच में अगर हमारे पास इतना मार्जिन हो तो देन हम उस्मान तारिक को लेकर आएँ? आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? देखिए, अबरार अहमद जैसा कि आपने कहा कि रेगुलर स्क्वाड का हिस्सा चले आ रहे हैं और व्हाइट बॉल क्रिकेट में अबरार अहमद ना सिर्फ स्क्वाड का हिस्सा होते हैं बल्कि रेगुलर प्लेइंग 11 का भी हिस्सा होते हैं। अब अगर उस्मान तारिक को आपने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेशनल टैलेंट के तौर पे सामने लाया, और बड़ी तारीफ भी सुनी माइक हसन के हवाले से कि एक एक्स्ट्रा टैलेंट है और T20 में बहुत ही ज्यादा यूटिलिटी एडिशन है, तो हम देख रहे हैं कि अगर वो फिट इन होते हैं हमारे स्क्वाड के अंदर तो T20 वर्ल्ड कप में हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। लेकिन अब देखना यह है कि क्या उस्मान तारिक को ये फ्रंट लाइन
नंबर 1 प्रायोरिटी स्पिनर के तौर पे टीम में रखेंगे या नहीं रखेंगे। और आप वाली बात है कि अगर तो इनको टेस्ट करना है तो आप इनको इस सीरीज में तीनों मैचेस दें, ताकि आपको अपने प्लेइंग 11 के कॉम्बिनेशन का और उस्मान तारिक के टीम में फिट होने का भी अंदाजा हो जाए। क्योंकि ये बजाय तो ऐसा लग रहा है कि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है T20 वर्ल्ड कप से पहले और हम काफी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। बिल्कुल ही जनवरी एंड में और फेब में ये वर्ल्ड कप जो है T20 का कोलंबो में श्रीलंका में स्टार्ट हो जाना है, और इससे पहले हमारे पास इतने T20 मैचेस नहीं है कि हम बैक टू बैक नए एक्सपेरिमेंट्स करें। तो समहाउ आपने रियलाइज करके जो प्लेइंग कंडीशंस होंगी श्रीलंका में उसको सामने रख के अपना जो बैटिंग फॉर्मेट है और उसका जो बॉलिंग फॉर्मेट है, और उसमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की रोल होगा कोलंबो में वो स्पिनर्स का होगा। तो ये आपने डिसाइड करना है कि वो कौन से दोस्त स्पिनर्स हैं जो रेगुलर हमारे T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड का हिस्सा होंगे, तो उनको आप खुलकर चांस दें ताकि वो प्रॉपर मैच फिटनेस और मैच की जो उनका एक्सपोजर है उस हवाले से बेहतर हो सके। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद बात मजीद बात करते हैं। अबू बकर बिन तलत हमारे साथ मौजूद हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। और आज के शो में अब हम कुछ बात करेंगे कप्तानी के हवाले से भी। सलमान अली आगा पाकिस्तान T20 टीम के कैप्टन हैं। अबू बकर, क्या मुस्तकिल तौर पर सलमान अली आगा को ही बरकरार रखा जाएगा क्योंकि एशिया कप में कुछ बुरी परफॉर्मेंस के बाद सवालात उठ रहे थे कि शायद उनको तब्दील कर दिया जाएगा, तो क्या मुस्तकिल ये कैप्टन है या आगे चलकर इनके हवाले से 2026 के वर्ल्ड कप से पहले कोई चेंज हो सकता है? वो कैप्टन जो ODI के कैप्टन है वो T20 के कैप्टन भी बन सकते हैं? इकबाल, पाकिस्तान में कप्तानी के हवाले से मेरा नहीं ख्याल कोई भी शख्स प्रिडिक्शन कर सकता है कि कौन सा कप्तान कितने अरसे तक रहेगा। आप चाहे जितना मर्जी बड़ा नाम उठाकर देख लें, हिस्टोरिकली पाकिस्तान की जो कप्तानी रही है क्रिकेट के हवाले से वो हमेशा लिविंग ऑन द एज वाली सूरत हाल होती है, और ये कभी भी फूलों की सेज नहीं रही। और स्पेशली जब आप ऐसे एक इवेंट में जिसमें एक ही इवेंट में 3 मैचेस आप भारत से शिकस्त खा चुके हो, तो उसके बाद तो डेफिनेटली आपने प्रेशर जो है वो अब्जॉर्ब करना होता है। लेकिन उससे भी बढ़ के कप्तानी से ज्यादा सलमान अली आगा की जो अपनी परफॉर्मेंस है उस पर ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स रेज हो रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि लोअर मिडिल ऑर्डर में वो सपोर्ट करेंगे एक ऐसे प्लेयर, ऐसे बैट्समैन जो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, जो कि ऐसा नहीं हुआ। बुरी तरह उनकी बैटिंग जो है वो कोलैप्स में दिखाई गई। और इसके साथ साथ सलमान अली आगा जब टीम में आए थे तो उनको जो दीगर कप्तान थे, चाहे बाबर आजम हो या रिजवान हो, व्हाइट बॉल में 4 से 5 ओवर्स के लिए एज अ स्पिनर भी यूटिलाइज करते थे। लेकिन जब से सलमान अली आगा खुद कप्तान बने तो उन्होंने अपने आप को बॉलिंग से भी दूर रखना शुरू कर दिया है। तो ये जो 2 चीजों में कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन है, ये पाकिस्तान कितने अरसे तक ये लायबिलिटी उठाकर साथ लेकर चल सकता है ये तो कुछ अरसे में पता चल जाएगा। लेकिन T20 वर्ल्ड कप से पहले मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा ब्लंडर कोई करने के लिए तैयार होगा कि एक नया कप्तान 11th आवर में इतने बड़े इवेंट से पहले पाकिस्तान का बना दिया जाए। एटलीस्ट फॉर नाउ उनकी जो T20 वर्ल्ड कप तक की कप्तानी है वो तो सिक्योर है, लेकिन रेस्ट एश्योर्ड कि अगर T20 वर्ल्ड कप में सलमान अली आगा की टीम, पाकिस्तान की टीम बेहतर परफॉर्म नहीं करती तो कम अज कम कप्तानी के हवाले से उनका बैक पैक हो जाएगा। और हमारी ये रिवायत जरूर नजर आई है कि जब एज अ कप्तान चाहे जितना मर्जी बड़ा नाम हो उसका बैक पैकअप होता है तो साथ साथ टीम से भी जो है ना उसको निकाल दिया जाता है। अच्छा, T20 में पाकिस्तान अभी तक मोहम्मद रिजवान की रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा है। पहले मोहम्मद हारिस को चांसेस दिए गए लेकिन वो नाकाम रहे, उनको ड्रॉप कर दिया गया। अब उस्मान खान को लेकर आए हैं, उससे विकेट कीपिंग करवाएंगे। तो आपके ख्याल में मोहम्मद रिजवान की जो रिप्लेसमेंट है वो पाकिस्तान के पास मौजूद है, मिल जाएगी आगे चलकर, कुछ कहीं ना कहीं से कुछ बेहतरी हो जाएगी? लुकमान, इस टाइम पे मेरी समझ से बाहर है कि अगर आप उनको कप्तानी नहीं देना चाहते तो बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रोग्रेटिव है। लेकिन रिजवान की मौजूदगी में किसी और विकेट कीपर बैट्समैन को ढूंढने की समझ ही नहीं आ रही। इसके पीछे लॉजिक क्या है? जब आपका एक विकेट कीपर जो करंट सिनेरियो में जो ऑप्शंस है सबसे बेस्ट विकेट कीपर है, प्रॉपर ग्लव मैन है और इसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, तो इन सारी सिचुएशंस को सामने रखते हुए आप क्यों किसी दूसरी ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं? और उसके साथ साथ आपने मौका देकर देख लिया हारिस को, आपने उसके नंबर्स चेंज किए, उसके नेचुरल नंबर पे भी उसको नहीं खिलाया, वो बाहर चला गया। अब आप एक नए सिरे से नया प्लान लेकर आ गए कि आप उस्मान खान से जो है ना वो ग्लव्स करवाएंगे और उसके बाद वो बैट्समैन बहुत अच्छा है। भाई, एक आपका बैटर अगर परफॉर्म कर रहा है, विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छी कर रहा है, आपने ठीक है मान लिया उसको कप्तानी से अगर हटा दिया तो वो बेहतर अगर ऑप्शन है तो आप उसको टीम में क्यों नहीं रखते? अब मेरी समझ से बाहर है वो कौन से एलिमेंट्स हैं, वो कौन से लोग हैं जो इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान से कि वो पाकिस्तान टीम में फिट इन होते हुए भी, फॉर्म में होते हुए भी और सबसे बेहतर ऑप्शन होते हुए भी उसको टीम में नहीं रखना चाह रहे। इस सवाल का जवाब शायद कुछ अरसे में हमें जरूर मिलेगा।
इस कुछ अरसे में ज़रूर मिलेगा। लेकिन मजमूई तौर पर अगर बात की जाए पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की दोनों टीमों को सामने रखते हुए, तो T20 टीम को अगर हम सामने रखते हैं, अभी टेस्ट सीरीज़ तो हुई है, उसमें तो दोनों एक एक से बराबर रहे। लेकिन T20 में आपको क्या लगता है कि किस टीम को का पल्ला भारी है? होम सीरीज़ है और होम सीरीज़ में जाहिर सी बात है एक एडवांटेज होता है आपके पास, पाकिस्तान के पास ये ज़रूर मौजूद है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि आसान हदफ है साउथ अफ्रीका की टीम T20 में? अब से कुछ अर्सा कपल ऑफ वीक्स बैक नमीबिया से पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की टीम नमीबिया में ही T20 हारी, जो कि बड़ा सेटबैक था, एक अपसेट था साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के लिए भी। और उनके कप्तान जो इस टाइम पाकिस्तान के अगेंस्ट जो कप्तानी कर रहे हैं, फरेरा, वही कप्तानी भी कर रहे थे। और इनकी नॉर्मल साइड से जो बड़े नाम है T20 स्क्वाड में, वनडे में तो ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन T20 में वो बड़े नाम मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा एडिड एडवांटेज होगा होम कंडीशन के साथ साथ होने का भी, और उनके जो इनएक्सपीरियंस कप्तान है उसका भी, और उसके साथ साथ जो मिलर जैसे बड़े नाम हैं वो इस टाइम इनके T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस विंडो को कैसे ऑप्शन के तौर पे लेता है, और पाकिस्तान इसको बेहतर तरीके से अंडर प्रेशर लाके साउथ अफ्रीका की इनएक्सपीरियंस टीम को ये T20 सीरीज जीतने की कोशिश करता है। क्योंकि देखें, बड़े इवेंट से पहले आपने फेवरेट्स की बात की, ऑन द डे T20 में कोई फेवरेट नहीं। अगर नमीबिया से साउथ अफ्रीका को हरा सकती है तो डेफिनेटली साउथ अफ्रीका के बी स्क्वाड में भी, या साउथ अफ्रीका के जो नया टैलेंट है उसमें इतना पोटेंशियल जरूर मौजूद है। ठीक है, इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपीरियंस नहीं है उनके नए कप्तान को, लेकिन 100 से ज्यादा डोमेस्टिक में इन्होंने मैचेस खेले हुए और दुनिया भर में तमाम लीग्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आप किसी तौर पे भी इस टीम को हल्का नहीं ले सकते। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले जितने भी T20s हैं, अगर विन जीतते हुए जाएंगे तो एक जो कॉन्फिडेंस है उसमें भी बेहतर होगा, और विनिंग मोमेंटम अगर कैरी करके बड़े इवेंट में जाएंगे तो ये पाकिस्तान टीम के लिए लॉन्गर रन में बहुत बेहतर होगा। सही होगा, यानी कि यहाँ से जीत एक मोमेंटम बन सकता है। तो आपके ख्याल में इस स्क्वाड के अंदर जहाँ पर उस्मान तारिक को रखा गया है, वहीं पर अब्दुल समद भी मौजूद हैं, तो आपके ख्याल में अब्दुल समद को भी इस सीरीज़ में कोई मौका मिलना चाहिए, कोई चांस देना चाहिए आपको 2026 के वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए? देखिए, अब्दुल समद और हसन नवाज दोनों को आप टीम में किस तरह फिट इन करेंगे एज अ बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में, ये क्वेश्चन मार्क है, ये मैनेजमेंट ने डिसाइड करना है। और फिर 10 तो ऐसा ही लग रहा है कि हसन नवाज और अब्दुल समद में थ्रू आउट जब तक वो स्क्वाड का हिस्सा होंगे टाई होगा, और इन दोनों में से कोई एक ही टीम में खेल सकता है। लेकिन अगर आप हसन नवाज को थोड़ा पहले से स्क्वाड का हिस्सा बनाकर रख रहे हैं तो आप हसन नवाज को प्रॉपर चैनल, प्रॉपर मौका, प्रॉपर चांसेस दें उसके बेस्ट नंबर पे, ताकि उसके प्रॉपर एक्सपीरियंस टेस्ट हो सके, उसके स्किल टेस्ट हो सके, और देखा जा सके कि क्या हसन नवाज को पाकिस्तान की टीम का मुस्तकिल हिस्सा होना है या उसके रिप्लेसमेंट की जरूरत है। मुझे समझ नहीं आती। देखें लुकमान, जब आप एक सीरीज टू सीरीज पाकिस्तान के हेड ऑन कंपैरिजन करते हैं और आपकी प्लेइंग 11 इतनी अनसेटल्ड होती है कि आप हर प्लेयर को, हर नंबर को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड अगर उठा के देख लें या सिलेक्शन कमेटीज उठा के देख लें, बड़े बड़े इवेंट्स में भी जो रेगुलर टीम होती है एक दो चेंजेस होती हैं, लेकिन यहां पर जो ही सीरीज टू सीरीज अनाउंसमेंट होती है, प्लेइंग 11 आधी से ज्यादा चेंज होती है। तो ऐसे में एक्सपेक्टेशंस रखना, या ऐसे में ये बात सोचना कि पाकिस्तान की जो टीम है उसकी परफॉर्मेंस में भी कंसिस्टेंसी आएगी, जब आपके प्लेयर्स की सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी नहीं है, जब आपकी कप्तान की सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी नहीं है, और उससे बढ़कर जब आपकी सिलेक्शन कमेटी के अंदर लॉजिकल क्लियरेंस नहीं है कि कौन से प्लेयर को हम निकाल रहे हैं उसकी क्या वजह है, और इसकी जो रिप्लेसमेंट ला रहे हैं उसकी क्या वजह है, तो उस टाइम तक शायद मैं और आप इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना ही रखें तो ज्यादा बेहतर है। आप कह रहे हैं कि बड़ी अहम बात आपने कर दी है। लेकिन साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो उनके काफ़ी सारे सीनियर प्लेयर्स इस सीरीज़ में नहीं है। T20 में अगर ख़ास तौर पर बात करें तो बड़े बड़े नाम नहीं है, तो इससे उनकी टीम कुछ कमज़ोर होगी और पाकिस्तान इसका क्या कोई फ़ायदा उठा सकता है? देखिए, वो थॉरो प्रोफेशनल्स हैं, वो प्रॉपर एथलीट्स हैं, वो उनकी फिटनेस जो है वो पाकिस्तान के रेगुलर प्लेयर से भी बहुत टॉप नॉच बेहतर है। तो और उनका जो डोमेस्टिक सर्किट है उसकी क्वालिटी भी पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, और इससे बढ़ के उनका जो एक्सपोजर है दुनिया क्रिकेट में लीग्स खेलने के हवाले से, इस स्क्वाड में भी काफी ऐसे प्लेयर हैं जो IPL समेत दुनिया भर की काफी लीग्स खेल चुके हैं। और जैसा कि हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े अपसेट्स हुए T20 में, तो ये जो शॉर्टर फॉर्मेट है इसमें आपने हर सूरत में बॉल 1 से लेके लास्ट ओवर तक, चाहे बॉलिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, मैच के अंदर रहना होता है। समहाउ ऐसी टीम्स जो कि साउथ अफ्रीका के लेवल की टीम्स हैं, बेशक उनमें बड़े नाम ना हो, लेकिन उनकी जो रिप्लेसमेंट होती है वो स्टैट्स को सामने रखते हुए, फिटनेस को सामने रखते हुए, रीसेंट परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए वो अपने बंदे को रिप्लेस करते हैं। तो इतना बड़ा वो
वैक्यूम क्रिएट नहीं करते, वो ये जो साउथ एशियन टीम्स हैं इनकी तरफ बड़े नामों की तरफ नहीं जाते, बल्कि स्टैट्स और परफॉर्मेंस को सामने रखते सिलेक्शन करते हैं प्लेयर की। तो ये जो बहुत बड़ा फर्क है वो जस्टिफाई करता है रिसेंट पास्ट में भी कि साउथ अफ्रीका के चाहे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जो टीम्स हैं इनके बड़े नाम ना भी हो, उसके बावजूद वो बेहतर समझती हैं, उनको स्किल आता है कि वो कैसे किसी भी बड़ी टीम को हरा सकती हैं। तो ये तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो मैच है उसमें पता चलेगा कि साउथ अफ्रीका के बड़े प्लेयर्स ना होने के बावजूद भी क्या पाकिस्तान उनको टफ टाइम दे सकती है या नहीं दे सकती है। मेरे नजदीक अभी भी ये मैच बिल्कुल बराबर है। बेशक पाकिस्तान को होम साइड का एडवांटेज है, होम कंडीशंस का एडवांटेज है, लेकिन साउथ अफ्रीका इज नॉट द टाइप ऑफ दैट टीम कि आप उसको बड़े आसानी से जो है ना खा सके। सही हो गया। अच्छा अबू बकर, अगर जब हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका और रावलपिंडी में ये मैच है, तो आपके ख्याल में यहाँ पर रात के वक्त मैच है, मौसम भी आपके सामने है, तो पहले बैटिंग करना बेहतर रहेगा या पहले टॉस जीत के बाद जो टीम बॉलिंग का फैसला करेगी वो बेहतर रहेगी? देखिए, टू मी ऐसा लगता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करने को प्रेफर करेगी, और ठीक है। पाकिस्तान का भी ये पैटर्न T20s में हमने देखा नजर आया कि वो चाहते हैं कि पहले बॉलिंग करके एक टारगेट हमारे सामने सेट हो और उसको हम चेस करें। और यहाँ पर जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया कि थोड़ी सी ठंड जो है वो 9 बजे के अराउंड पिंडी स्टेडियम में प्रॉपर स्टार्ट हो जाती है, विच कैन हेल्प टू क्रिएट अ ड्यू फैक्टर एज वेल। और अगर दूसरी तरफ से बॉलर्स को ड्यू फैक्टर भी इन्वॉल्व हो तो थोड़ा चेस डाउन करने में आसानी हो जाती है। और हिस्टोरिकली भी लास्ट 2-3 एडिशंस में अगर पिंडी में अगर आप उठा के देखें तो बड़े बड़े टोटल्स भी हुए, लेकिन टीम्स दैट वो चेजिंग डाउन वो एंड हुआ, उन्होंने मैचेस जीते, विक्ट्री के तौर पे उनके सामने आई। तो ज्यादा कंफर्ट जोन नजर आया। इस स्टेडियम का जो स्टैट बताता है कि चेज करने वाली टीम ज्यादा कंफर्टेबल होती है। तो मुझे भी जो प्लानिंग है वो पाकिस्तान की यही नजर आएगी। आई डोंट नो अबाउट द साउथ अफ्रीका कि अगर पाकिस्तान के कप्तान टॉस जीतते हैं तो वो शायद बॉलिंग करने को पहले प्रेफरेंस दें। सही, अगर टॉस जीते हैं तो पहले बॉलिंग को प्रेफर करेंगे। बहुत शुक्रिया अबू बकर बिन तलत, हमारे साथ रावलपिंडी में पहला T20 मैच खेला जाएगा। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।